हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे इस चैनल पर 2022, 2023 और 2024 के पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, जो कि अभी अभी आपके सिलेबस में है। राइट, क्योंकि जनाब सिलेबस चेंज हुआ है, 2022 के कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, तो उनको हमने नहीं कराया है। बट जितने भी क्वेश्चन सिलेबस में हैं उनको हमने कराया है चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना हो। राइट, चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था। बहुत ध्यान से पढ़ना है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। राइट, चलिए असर्शन को पढ़ते हैं। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट while with AgCN फॉर्म आइसोसाइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट। तो जनाब बिल्कुल ही सही लाइन है, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप RCl की रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ तो बनता है RCN दैट इज एल्काइल साइनाइड। बट जैसे ही आप RCl की रिएक्शन करवाते हैं AgCN के साथ तो RNC का फॉर्मेशन होता है दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड। बट ऐसा होता क्यों है? जैसे KCN में CN का एडिशन हो रहा है, वैसे ही CN यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर नाइट्रोजन पहले क्यों आ गया? क्योंकि जनाब अगर हम KCN की बात करें तो यहाँ पर कार्बन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एटम, कार्बन इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एटम। राइट, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है, इस वजह से कार्बन अटैक करेगा। बट अगर हम बात करें AgCN की, अगर हम AgCN की बात करें तो जनाब यहाँ पर मेनली कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। राइट, मेनली कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर नाइट्रोजन ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा, दैट मीन्स वो अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार है। राइट, तो वही अटैक करेगा एंड नाइट्रोजन अटैक करके R यानी कि एल्काइल के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो आपको यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलेगा, बट KCN के केस में एल्काइल साइनाइड मिलने वाला है। राइट, तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि एल्काइल साइनाइड एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड कैसे बनता है। ओके, अब बात करते हैं रीजन की। KCN एंड AgCN आर हाईली आयनिक कंपाउंड। KCN तो जनाब आयनिक होता है, बट AgCN आयनिक नहीं होता है। ये होता है जनाब कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है। अभी हमने आपको बताया था कि AgCN में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। राइट, तो AgC ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दैट मीन्स असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया था आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये रिएक्शन दी हुई है, आपसे A पूछा गया है एंड B पूछा गया है। ओके, तो ठीक है जनाब, यहाँ पर Cl2H के साथ रिएक्शन करवानी है हमको, तो ये वाला तो बहुत ही आसान हो जाएगा। CH3 आपके पास है ही, एंड जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे Cl2H के साथ तो एक H यहाँ से जाएगा एंड वहीं पर क्लोरीन का एडिशन हो जाने वाला है। इस रिएक्शन को आपने कई बार पढ़ा होगा। राइट, CH2Cl बिल्कुल सही। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर आ गया, नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। आप अगर यहाँ पर बनाना चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं। चलिए वहीं पर बनाते हैं ताकि आपको जरा सी भी तकलीफ ना होने पाए, हालांकि आपको इतना समझ आना चाहिए। तो ये हो चुका है प्रोडक्ट A। अब प्रोडक्ट A का जब रिएक्शन करवाते हैं हम H2O के साथ, H2O विद 373 केल्विन टेम्परेचर, तो जनाब निश्चित तौर पर CH2Cl को बाहर निकाल कर फेंक देगा। राइट, एंड CHO बन जाने वाला है, यहाँ पर CHO बन जाने वाला है। इस तरीके से CH2Cl बाहर जाएगा, CHO बन जाएगा। राइट, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं हम इसको। तो जनाब कौन सा ऑप्शन नंबर ए को देखें, COCl CH2Cl CH2 CHCl2 CH2Cl CHO। तो क्या जनाब CHCl2 बनेगा या फिर CH2Cl बनेगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो यस CHCl2 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन थे। राइट, Cl2, तो यस थोड़ी सी गलती हुई है। जैसे ही मैंने ऑप्शन की तरफ देखा तो मुझे याद आ गया। जनाब यहाँ पर एक क्लोरीन का एडिशन और करना है, तो CHCl2 है ना कि CH2Cl। राइट, CHCl2 होना चाहिए, CHCl2 होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
राइट। एंड बेंजल्डिहाइड तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। H2O के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं CHCl2 की, तो डेफिनेटली CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। एंड ये है जनाब मल्टी स्टेप रिएक्शन। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आपसे लास्ट वाला प्रोडक्ट पूछा गया है, दैट इज सी प्रोडक्ट। तो अगर रिएजेंट्स आते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन क्रैक हो जाएंगे, अदरवाइज जनाब होंगे नहीं। रिएजेंट्स पर पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप मास्टरी कर पाएंगे। चलिए, एल्कोहलिक KOH के बारे में आपको पता है ना। एल्कोहलिक KOH क्या करवाता है? एलिमिनेशन करवा के रख देगा। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है एंड एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाता है। चलिए, बढ़िया बात है जनाब। C2H5Br को थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं ताकि आपको दिक्कतें ना हो। CH2Br सही है, इसी को लिखा गया है C2H5Br, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ तो होगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बोले तो इस कार्बन से जाने वाला है ब्रोमीन, दैट इज हेलोजन, और इस कार्बन से जाने वाला है हाइड्रोजन। जब चला जाएगा तो क्या बचेगा? एल्कीन CH2CH2, सिंपल है। अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है Br2CCl4 के साथ, Br2CCl4 के साथ। जनाब Br2CCl4 क्या करेगा? इस बॉन्ड को तोड़ेगा एंड क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा, राइट। क्लोरीन नहीं जनाब, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, राइट। ब्रोमीन का एडिशन होने वाला है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक बॉन्ड तो टूटेगा ना, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाने वाला है एंड यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाने वाला है, सही है। ये हो चुका है प्रोडक्ट बी। चलिए, प्रोडक्ट बी साथ में लिखते जाना है आपको, प्रोडक्ट बी। अब बारी है सी की। सी कैसे बनेगा? KCN एक्सेस में है आपके पास। KCN अगर एक्सेस लिखा है ना तो दोनों ब्रोमीन हटेंगे यहाँ से। अगर सिर्फ KCN लिखा होता तो एक ही ब्रोमीन हटता, बट KCN एक्सेस लिखा हुआ है तो जनाब CN निगेटिव Br को हटा देगा एंड खुद आकर के चिपक जाएगा। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो ब्रोमीन यहाँ पर लगा था वो ब्रोमीन नहीं, अब साइनाइड हो जाएगा, दैट इज CN। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट सी। तो ये सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए। अब जैसे ही आप H3O पॉजिटिव के साथ इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं, यही तो है ना H3O पॉजिटिव, वो भी जनाब एक्सेस में है। H3O पॉजिटिव एक्सेस है, कम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये C डबल बॉन्ड OOH का एडिशन करने वाला है CN हटाकर, राइट। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जो CN यहाँ पर है वो अब C डबल बॉन्ड OOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि कॉमन नेम आपसे पूछा गया है तो यस जनाब, ये सक्सिनिक एसिड होता है। सक्सिनिक एसिड, स्पेलिंग देख लेंगे हम यहाँ से, सक्सिनिक एसिड होता है। तो सक्सिनिक एसिड बनने वाला है आपका डी प्रोडक्ट, सही है। स्टेप वाइज आप आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 सारे रीजन्स अगर आपको क्लियर हैं तो ही जनाब ऐसे क्वेश्चन क्रैक होंगे, अदरवाइज फंस जाएंगे आप। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाता है, Br2CCl4 ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। देन KCN एक्सेस में है तो डेफिनेटली ब्रोमीन को रिमूव करेगा, क्योंकि जनाब ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, CN दैट इज साइनाइड का एडिशन होगा। उसके बाद H3O पॉजिटिव के साथ जब उसकी रिएक्शन कराने वाले हैं तो CN निकल कर बाहर चला जाएगा और उसके बजाय COOH जुड़ने वाला है, सही है। ये हो चुका है सक्सेनिक एसिड। अगर आपको ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जानना है तो जनाब ऊपर देखिए, लगे हाथ आपको इनका स्ट्रक्चर से बता दिया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चर भी तो आने चाहिए थे आपको इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है ये। ग्लूकोनिक एसिड का मतलब होता है C6H12O7, C6H12O7। इसका स्ट्रक्चर आई होप आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये वाला हटा देंगे, 1 2 3 4 एंड नीचे बचेगा CH2OH, राइट। ऊपर C डबल बॉन्ड OOH होगा, यहाँ पर CH2OH होगा, OH H OH H H इस तरफ हो जाएगा, यहाँ पर जनाब OH हो जाने वाला है, देन H एंड H। ये हो चुका है ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। आप काउंटिंग करके देख सकते हैं, C6H12O7 आपको मिल जाएगा। देखिए, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, 4 कार्बन यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 12 हाइड्रोजन होने चाहिए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन। 7 ऑक्सीजन आपको कहाँ पर मिलेंगी? 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 1 3 4 5 6 7, राइट। 7 ऑक्सीजन भी आपको मिल चुकी हैं, यानी कि C6H12O7 यही है जनाब ग्लूकोनिक एसिड। सक्सेनिक एसिड आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। एंड अब बारी है ऑक्जेलिक एसिड की। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है? ओके, OH, इस तरीके से ऑक्जेलिक एसिड को हम बनाते हैं। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O,
यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH, ये हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब बारी है मेलोनिक एसिड की, तो मेलोनिक एसिड को यहाँ पर बना लेते हैं हम। तो इसमें जनाब होते हैं 3 कार्बन, 1 2 3, राइट। यहाँ पर भी OH हो जाने वाला है एंड ये रहा डबल बॉन्ड। देखिए सिमेट्रिकल टाइप स्ट्रक्चर है तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी रहने वाली है। ये हो चुका है मेलोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड ने बना दिया है। ओके, इसको हटाएंगे जो एक्स्ट्रा लाइन बन चुकी है। सही है, बाकी आपने क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 27 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अ कायरल, ओके, रिटेंशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन एंड इन्वर्जन अकर्स इन SN2। तो आपसे पूछा गया है, ओके, रेसिमाइजेशन अकर्स इन SN1 रिएक्शन। तो अगर आपको SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन की बेहद अच्छी जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से क्रैक कर देंगे, राइट। तो जनाब आपको पता होना चाहिए SN1 कैसी रिएक्शन है। SN1 ये होती है 2 स्टेप रिएक्शन, राइट, 2 स्टेप रिएक्शन। और SN2 होती है 1 स्टेप रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है यहाँ पर, राइट। एंड SN1 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि पहले कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। SN2 में न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और उस तरफ से लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पर इन्वर्जन होता है। SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है एंड SN1 में रेसमाइजेशन होता है। रेसमाइजेशन इन SN1 तो बिल्कुल सही है, रिटेंशन नहीं इन्वर्जन होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन आपको रटी हुई होनी चाहिए, आपको नहीं आता है ये कहने से काम नहीं चलेगा जनाब, पढ़ना पड़ेगा। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सही है। ओके, थोड़ा सा क्या आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए जनाब। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया जाए, बाकी अच्छे से आपको तभी समझ आएगा जब आप इसकी पढ़ाई करेंगे चैप्टर में, राइट। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप होती है। SN1 को हम यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, SN2 को हम बाई मोलिकुलर बोलते हैं, राइट। 2 स्टेप में पहला स्टेप क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का। दूसरा स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफाइल जहां पर अटैक करेगा। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर बैक साइड से अटैक करता है एंड सामने से लिविंग ग्रुप निकलने लगता है, राइट। यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली हो रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर बनता है इन्वर्जन, इसको हम वाल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, राइट। SN2 के बारे में आपको ये सारी जानकारियां होनी चाहिए। बाकी हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करेंगे। 27 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया था, which among the following halides will not show SN1 रिएक्शन। तो जनाब SN1 रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जनाब SN1 रिएक्शन के बारे में अभी अभी आपको बताया गया था, क्या 2 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि पहला स्टेप क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन का। तो जनाब अगर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है तो स्टेबल होना चाहिए, अभी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। जनाब इसमें आपको ये देखना है कहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन रहा है, जहां कहीं पर भी कार्बोकेटायन अनस्टेबल बनेगा वही रिएक्शन नहीं होने वाली, राइट। वो SN1 रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन स्टेबल होगा तभी तो आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन को हटाएंगे एंड पॉजिटिव पॉजिटिव लगाएंगे, दैट मीन्स कार्बोकेटायन फिर हम देखेंगे कहाँ पर कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, जहां पर अनस्टेबल होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। तो जैसे ही क्लोरीन यहाँ से जाता है तो यहाँ पर आने वाला है पॉजिटिव, यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। डी वाला क्या है, यहाँ से क्लोरीन जाने वाला है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। जनाब बताइए कौन सा कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। तो जैसे ही आप इसको देखेंगे आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। तो यस जनाब ये वाला कार्बोकेटायन अनस्टेबल है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ये SN1 रिएक्शन नहीं देने वाला, राइट। और जनाब A, C और D वाले कार्बोकेटायन स्टेबल होने वाले हैं। क्यों, यहाँ पर देखिए इस कार्बोकेटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यस जनाब स्टेबल होगा, और ये तो बेंजीन के बाहर जो CH2 लगा है वहां पर है पॉजिटिव, यानी कि ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टेबल होने वाला है। और ये डबल बॉन्ड कार्बन पर पॉजिटिव, यानी कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल इसको आप बोल सकते हैं, हाईली अनस्टेबल। दैट मीन्स ये कार्बोकेटायन बनने वाला ही नहीं है, बनेगा कैसे जनाब जब ये हाईली अनस्टेबल है, दैट मीन्स SN1 रिएक्शन यहाँ पर नहीं होने वाली। आगे बढ़ें, ओके आई थिंक यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए थे, बट ऑप्शन नंबर 4 ही आपको सही मिलने वाला है, बी ओनली, ग्रेट।
क्वेश्चन नंबर 6, 27 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो ये रहा आपके पास रिएजेंट, रिएक्टेंट, और ये रिएजेंट ए बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन आप NaOH के साथ करवाएंगे, तब जो बी बनने वाला है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जनाब अच्छा क्वेश्चन है। ClCH2 होल 4Cl। ओके जनाब यहाँ पर Cl CH2 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 और Cl, एक्सेस NH3 के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। एक्सेस NH3 यानी कि NH3 की कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है बोले तो कई बार अटैक कर सकता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो होंगे ही होंगे, आपको दिखाई भी दे चुके होंगे, राइट। ये रहे लोन पेयर। अब ये अपना जादू तो बिखेरेंगे ही। एक बार ये लोन पेयर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला क्लोरीन ऐसे हो जाने वाला है, ये वाला बॉन्ड, और एक बार ये लोन पेयर इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे हो जाने वाला है। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जैसे ही ये अटैक करता है तो क्लोरीन पर निगेटिव आने वाला है। ओके यहाँ पर NH3 जुड़ जाएगा, NH3 पॉजिटिव जुड़ेगा, CH2 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 एंड CH2, यहाँ पर भी जनाब NH3 पॉजिटिव जुड़ने वाला है। NH3 पॉजिटिव, Cl निगेटिव भी साथ में होगा, इधर भी Cl निगेटिव साथ में होगा। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम। इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा किया जाए ताकि आपको दिखाई भी तो दे कहाँ से कहाँ तक आए हैं आप। यस, अब क्या है ये देखिए, आपके पास ये बन चुका है प्रोडक्ट ए। अब इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। तो बताइए जनाब NaCl निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा बाहर? Na प्लस है, ओके यहाँ पर बना दिया जाए Na प्लस OH माइनस, तो NaCl यहाँ से निकल कर भाग जाएंगे। ओके तो जनाब यहाँ पर, और ये OH माइनस यहाँ से एक H ले लेगा, यहाँ से भी एक H ले लेगा, तो डेफिनेटली H2O बनने वाला है। तो H2O तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, NaCl भी आपको दिखाया गया है, बट ये वाला नहीं दिखाया गया था। ठीक है, हम दिखा देंगे, यही तो हमारा काम है। NH2 CH2 CH2 CH2, भैया कितने CH2 बना दिए हैं। NH2 यहाँ पर होगा, अभी अभी हमने आपसे बताया NaCl बनेगा, जो कि आपको आपके क्वेश्चन में नजर आ जाने वाला है। ये रहा जनाब, और along with H2O, ग्रेट। अब ये वाला आपका है ऑप्शन नंबर, सॉरी प्रोडक्ट बी, एंड यही आपसे पूछा गया है। बताइए कहाँ पर है ये प्रोडक्ट बी। ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे तरीके से देखेंगे एंड बताएंगे कहाँ पर है। NH2, यस 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 यस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट। इन्होंने चारों CH2 को एक साथ लिख दिया है, CH2 होल 4। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है आपको? सही है जनाब, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। एक्सेस NH3 के केस में इस तरीके से होने वाला है, यानी कि नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर हैं वो दोबारा अटैक करेंगे कार्बन कार्बन पर, और ये इस तरीके से हो जाएगा, समझ में भी आना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जनाब ये, राइट। एसर्शन क्या है जनाब, पढ़िए। एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हेलोजन एटम। एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, तो बिल्कुल सही असर्शन है ये। कैसे सही है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एराइल हैलाइड्स, राइट। तो एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन आप इस तरीके से नहीं कर सकते, बट यस एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन हो सकता है। एल्काइल हैलाइड पहले समझेंगे, फिर हम समझेंगे एराइल हैलाइड का फॉर्मेशन क्यों नहीं हो सकता। RCl यही तो होता है एल्काइल हैलाइड। अब जनाब ये कैसे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि RCl हो जाएगा, नहीं RCl हो जाएगा बोले तो एराइल हैलाइड को जनाब प्रिपेयर करना है। ओहो, हमने पहले ही प्रिपेयर कर दिया। नहीं, ROH यहाँ पर होना चाहिए। एल्कोहल से हम एराइल हैलाइड तक पहुंचेंगे, सॉरी एल्काइल हैलाइड तक, राइट। ROH से एल्काइल हैलाइड तक हम पहुंचेंगे। यहाँ पर आपके पास HCl होगा, ग्रेट, बढ़िया है। ये जो लोन पेयर आप ऑक्सीजन पर देख पाएंगे ना, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस तरीके से। तो जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो OH2 प्लस बनेगा और वो बाहर निकल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको RCl मिल जाने वाला है, और साथ में आपको H2O भी मिल जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर RCl यानी कि एल्काइल हैलाइड बनेगा, बट एराइल हैलाइड क्यों नहीं बन सकता बताइए। एराइल हैलाइड बोले तो यहाँ पर फिनॉल होना चाहिए, आपको दिया भी गया है। कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल। चलिए अब हम अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, राइट, तो यहाँ पर जो लोन पेयर है ना वो यहाँ पर अटैक करेगा,
बट जैसे ही ये लोन पेयर यहाँ पर अटैक करेगा OH2+ बनेगा और वो छोड़कर जाने की कोशिश करेगा, तो जनाब किसका फॉर्मेशन होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। एंड ये क्या होता है, ये जनाब होता है हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल है ये, क्योंकि ये है फिनाइल कैटायन। आप सभी को पता होना चाहिए फिनाइल कैटायन होता है हाईली अनस्टेबल, ये किसी भी कीमत पर बनेगा नहीं। अगर ये बनेगा नहीं तो बताइए कैसे यहाँ पर आप क्लोरीन का एडिशन कर पाएंगे। एराइल हैलाइड कैसे बनेगा, एल्काइल हैलाइड तो बन जाता है इस मेथड के थ्रू, बट एराइल हैलाइड नहीं बनता है, क्योंकि जब आप इसको अटैक करवाते हैं तो फिनाइल कैटायन बनने वाला है एंड वो होता है हाईली अनस्टेबल। क्लियर है, बड़ी अच्छी बात है। तो यस कैन नॉट लिखा हुआ था तो डेफिनेटली हमारा असर्शन सही हो जाने वाला है, आपको हमने पहले ही बता दिया था। रीजन क्या है इसका, फिनॉल्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड्स वायलेंटली। फिनॉल्स रिएक्ट विद हेलोजन एसिड नहीं कहाँ, वायलेंटली कहाँ जनाब। तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो यहाँ पर होना चाहिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। बढ़िया है, ओके। नाउ आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एल्काइल आइसोसाइनाइड बाय रिएक्शन विद AgCN। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे ही आइसोसाइनाइड कहा गया तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि AgCN का ही यूज होने वाला है। देखिए जनाब PYQs कैसे रिपीट होते हैं। आपसे पहले क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, बताइए। डायरेक्ट भले ही ना पूछा जाए, क्वेश्चन एज इट इज भले ही ना रिपीट हो, बट कॉन्सेप्ट 110% रिपीट होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 30 जैन शिफ्ट 1 में पूछा गया था द फाइनल प्रोडक्ट ए, आपसे प्रोडक्ट ए पूछा गया है एंड कई सारे रिएजेंट हैं जनाब। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फाउंड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन पर टिक लगा हुआ होना चाहिए, राइट। ओके, ब्रोमोबेंजीन है आपके पास, Mg ईथर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CO2 उसके बाद CO2 NH3, बहुत तगड़ी रिएक्शन है। 1 by 1 सब कुछ समझेंगे। कहाँ पर से स्टार्ट किया जाए इसको, ऊपर से थोड़ा स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ब्रोमोबेंजीन इस तरीके से बना लेंगे हम। इसकी रिएक्शन जब आप करवाएंगे Mg ईथर के साथ, अब इतना तो समझ में आना चाहिए, Mg ईथर बोले तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, Br के बीच में घुस जाएगा, यानी कि MgBr का फॉर्मेशन होने वाला है। सही है। अब जैसे ही आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं CO2 के साथ, दैट मीन्स इसको ऐसे बनाइए आप। सही है, CO2 और क्या है साथ में H पॉजिटिव भी है, राइट। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, MgBr, देखिए कलर चेंज कर लिया जाएगा अगर, तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है। CH3 MgBr, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट में आपने ऐसा पढ़ा है ना, CH3 MgBr, या फिर चलिए इसको R कर लेते हैं ताकि पूरा का पूरा कवर हो जाए, राइट। R MgBr, तो ये प्लस में ब्रेक होता है, ये माइनस में ब्रेक होता है, तो जनाब यहाँ पर ये MgBr हो जाएगा और यहाँ पर ये निगेटिव डेवलप होने वाला है इस पर्टिकुलर कार्बन पर। तो ये पर्टिकुलर यहाँ निगेटिव यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये इस तरीके से हो जाने वाला है। बताइए बताइए होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली जनाब होगा ही होगा। इस तरीके से बेंजीन हो जाएगी और ये कार्बन उस पर जुड़ने वाला है, C डबल बॉन्ड O निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये वाला बॉन्ड इस पर आ चुका है, दैट मीन्स CO निगेटिव O हो जाना चाहिए। बट आपको यहाँ पर H+ भी दिया गया है, तो H+ क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो O निगेटिव H+ OH का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। या फिर इसको भी हम थोड़ा सा आगे स्टेप पर बढ़ा देते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जब CO2 के साथ रिएक्शन होगी तो इतना बनेगा, बट जैसे ही आप इसको H+ के साथ लेकर आने वाले हैं तो जनाब जो चाहिए वो ये देखिए इस तरफ ये OH बन जाने वाला है, राइट, पूरा हो जाएगा। इतना बन चुका है जैसे ही आपने ये पहले रिएजेंट को कंप्लीट किया। अब बारी है दूसरे रिएजेंट की। दूसरा रिएजेंट क्या है, NH3 विद हीट, NH3 हीट। तो जनाब यहाँ पर NH3 के पास लोन पेयर होते हैं H, यहाँ पर आ जाएगा, दैट मीन्स H2O, OH2+ बनेगा तो ये बाहर चला जाएगा, दैट मीन्स NH2 यहाँ पर जुड़ने वाला है, OCNH2 इस तरीके से। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। H यहाँ से H2O निकल कर बाहर चला जाएगा, तो जनाब ये बन चुका है। अब बारी है किसकी, लास्ट रिएजेंट की, दैट इज Br2NaOH। क्या कुछ सुना सुना लग रहा है, यस 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 जनाब सुना होगा आपने, Br2NaOH या फिर Br2KOH क्या होते हैं,
हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है ये, लिख दिया जाए यहाँ पर हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। अब जनाब सोचिए इसका डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मैकेनिज्म के थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं जाना है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड, देखिए कोई स्पेलिंग गलत है अगर तो संभाल लीजिएगा, राइट। हॉफमैन ब्रोमोमाइड में डायरेक्ट मेथड क्या होता है, CO को उड़ा दो, बस C डबल बॉन्ड O अगर है तो उसको उड़ा दो, सिंपल, बहुत आसान। तो यहाँ कहीं पर भी आपको CO नजर आ रहा है, यस जनाब यहाँ पर नजर आ रहा है, तो Br2NaOH इसको उड़ा देगा। दैट मीन्स इसको उड़ाने का मतलब जनाब यहाँ से ये गायब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर NH2 बन जाने वाला है, तो ये इसको हम बोलते हैं एमीन। यही है वो जो आपको चाहिए था। जनाब देखिए कहाँ पर है, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में है। टिक करिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, रिवीजन करना है ऐसे क्वेश्चंस का, अदरवाइज दिक्कतें रहेंगी। 1 बाय 1 जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको ब्रोमोबेंजीन दिया गया था, उसकी रिएक्शन करवाई गई है Mg ईथर के साथ यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है, उसके बाद H+ के साथ करवानी है, देन NH3 एंड लास्ट में Br2NaOH यानी कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बढ़िया है, बढ़िया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जनाब। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। 30 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था, एंड ये है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स व्हिच डू नॉट हैव बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स विल फॉलो SN2 मैकेनिज्म। जनाब ये स्टेटमेंट सही है, कैसे सही है ये आपको समझाते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें SN2 के केस में, SN2 के केस में रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है जनाब, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है एंड न्यूक्लियोफाइल पर, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है एंड न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है, राइट। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होने वाली है उतनी ही बेहतरीन तरीके से ये SN2 प्रोसीड करेगी, राइट। तो जनाब कैसे लिखा जाए, SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट, फेवर्ड बाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और जनाब इसके अलावा भी कुछ है जिस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, क्या है जनाब, क्राउडिंग। क्राउडिंग जितनी कम होगी सबस्ट्रेट पर उतना ही बेहतरीन तरीके से SN2 बढ़ेगा आगे, यानी कि SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, राइट, एंड लेस कंसंट्रेशन नहीं, लेस क्राउडिंग होना चाहिए यहाँ पर, राइट, लेस क्राउडिंग इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि SN2 कैसी रिएक्शन है जनाब, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ हो रही होगी। पीछे से अटैक करेगा, राइट, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और सामने से लिविंग ग्रुप बाहर निकलने लगेगा। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड लेस क्राउडिंग इन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो बिल्कुल सही जनाब, यही सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ेंगे इसको देखेंगे। हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट विद सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स व्हिच डू नॉट हैव बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स, डू नॉट हैव बल्की, राइट, यानी कि लेस क्राउडिंग है, हाई कंसंट्रेशन है न्यूक्लियोफाइल की एंड लेस क्राउडिंग है। दैट मीन्स स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा, राइट। स्टेटमेंट 1 सही हो चुका है एंड स्टेटमेंट 2 क्या है, अ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। तो बिल्कुल सही जनाब है, ये कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। ऐसा कौन सा है, फॉल्स, यानी कि बोथ स्टेटमेंट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाने वाला है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आगे बढ़ें, कोई समस्या तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 30 जैन शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस Cl2 C4H8Cl2 बन रहे हैं आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स शोन बाय C4H8Cl2। ओके, 2 क्लोरोब्यूटेन आपको बनाना है, तो जनाब 2 क्लोरोब्यूटेन कैसे बनाएंगे हम, क्लोरोब्यूटेन यानी कि पहले तो 4 कार्बन बनाइए, बन गए। 2 क्लोरोब्यूटेन यानी कि यहाँ पर क्लोरीन बन जाएगी। अब आप जब इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं Cl2 के साथ, तो एक एक क्लोरीन जुड़ेगा। तो जनाब वही आपसे पूछा गया है कि कितने आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो पहले तो सबके स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जो भी स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं वो सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद तो हम देख ही लेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे। तो यस, 4 कार्बन बनाइए, एक क्लोरीन सबसे पहले लगा देंगे। अब जनाब दूसरा क्लोरीन यहाँ पर लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ये हो गया है। इस बार क्लोरीन हम यहाँ पर लगाएंगे, ओके।
थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए यहाँ पर, ऐसे। यहाँ पर क्लोरीन होगा तो जनाब दूसरा क्लोरीन यहाँ पर होने वाला है। अब एक ही जगह बची हुई है तो वहाँ पर भी आप क्लोरीन को इस तरीके से लगा देंगे। अब जनाब आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव कहाँ पर होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ पर कायरल होगा वहीं वहीं पर ऑप्टिकली एक्टिव आप चेक कर पाएंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ पर कायरल है, जहाँ पर कायरल होगा उसको मार्क कर लेना है, जहाँ पर कायरल नहीं उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो तो ऑप्टिकली एक्टिव कहीं से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये कायरल है? बिल्कुल जनाब ये कायरल है। क्या ये कायरल है? नहीं नहीं, ये कायरल नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है। कायरल ये वाला है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपको कायरलिटी नजर आएगी एंड यहाँ पर भी कायरलिटी आपको नजर आएगी, यानी कि एक ऐसा कार्बन जिससे चारों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी ऐसा है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन CH2Cl, एक हाइड्रोजन है एंड देन इथाइल। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे ये जनाब आपको कायरल नजर आ जाने वाला है। ओके, तो जनाब फार्मूला क्या होता है पता है ना, ऑप्टिकली एक्टिव का फार्मूला क्या है? फार्मूला लिख दिया जाए? यस जनाब लिख दिया जाए। दो तरीके होते हैं, कंपाउंड विद प्लेनर सिमेट्री एंड कंपाउंड विद विदाउट प्लेनर सिमेट्री, राइट। तो यहाँ पर देखिए कंपाउंड विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला क्या है, एंड कंपाउंड विद प्लेन ऑफ सिमेट्री का फॉर्मूला क्या है। विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री में 2 to the power n होता है। विद कंपाउंड विद प्लेन ऑफ सिमेट्री में अगर इवन है और अगर ऑड है तो जनाब दूसरे दूसरे फॉर्मूले होते हैं। ये सब कुछ याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो जनाब बताइए कैसे कर पाएंगे आप इन क्वेश्चंस को? नहीं कर पाएंगे ना, तो याद होना चाहिए। इवन नंबर के केस में होता है 2 to the power n-1 और ऑड नंबर के केस में होता है 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2। जनाब ये फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, राइट। फॉर्मूले बता दिए हमने, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तो चेक कर ली जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। रंगारंग प्रोग्राम हो चुका है, कई सारे कलर हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है? नहीं, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बट इस वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आ जाएगी इस तरीके से। बताइए बताइए, जैसे ही आपने ये लाइन खींची ऊपर वाला भी सेम है, नीचे वाला भी सेम ही है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चुकी है, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट मीन्स यहाँ वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट, विद प्लेन ऑफ सिमेट्री। विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, ओके जनाब यहाँ पर क्या है? विदाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। एन का मतलब क्या है? जितने कायरल हैं, जितने कायरल हैं उन्हीं को हमने एन बोला है। तो यानी कि 2 to the power n, यहाँ पर कितने कायरल हैं? 1। 2 to the power 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर हो जाने वाले हैं। एंड यहाँ पर क्या है? कंपाउंड विद प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यस प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट कितने कायरल हैं? 2 कायरल हैं, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, इवन नंबर वाला। 2 to the power n-1, 2 to the power n-1, n क्या है यहाँ पर? 2 है, 2 - 1 दैट इज 1, यानी कि एट द एंड 2 ही मिलने वाला है, राइट। यहाँ पर जनाब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 2 to the power n लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलने वाली। दैट मीन्स यहाँ पर भी आंसर 2 ही आएगा। तो आपसे पूछा गया था टोटल नंबर, यानी कि 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, दैट मीन्स 2 + 2 + 2 दैट इज 6। सही है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है जनाब, प्रैक्टिस करनी ही करनी है, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे फॉर्मूले भी आपको रटे हुए होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। 31 जनवरी शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं NaOH C2H5OH के साथ, तो प्रोडक्ट A बन रहा है। CH3CH2Br की ये रिएक्शन करवाई जा रही है NaOH H2O के साथ, तो प्रोडक्ट B बन रहा है। तो यस रिएक्शन करवाएंगे हम CH3CH2Br NaOH C2H5OH, यानी कि इथेनॉल। तो जनाब जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन होने वाली है तो यहाँ पर एल्कीन बनेगा। CH3CH2 ब्रोमीन भी जाएगा यहाँ से बाहर, NaOH NaBr बनेगा, तो OH लगेगा। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर CH3 नहीं, CH3 नहीं, CH2CH2 हो जाएगा ना, CH2CH2, राइट, ये बनने वाला है। प्रोडक्ट B की अगर बात करें तो NaOH के बाद अगर H2O ही मिल रहा है तो NaBrOH, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होने वाला है? CH3CH2OH होने वाला है, CH3CH2OH हो जाने वाला है। ये देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया ना तो एक स्टेप पीछे चलते हैं। CH3CH2Br
प्लस NaOH जब आप करेंगे तो जनाब बताइए NaBr निकल जाएगा ना, निकल जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर है, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो डेफिनेटली ये वाला बॉन्ड इस तरफ से आने वाला है। दैट मीन्स ब्रोमीन बाहर जाएगा, Na+Br माइनस बन जाएगा, तो CH3CH2OH बनने वाला है। राइट, सही है ना, बस बन चुका है। अब इसको हटा देंगे क्योंकि ये आसान रिएक्शन है, बहुत टफ नहीं बोलेंगे इसको, हम सिंपल से हैं। एंड आपसे पूछा क्या गया है, ओके, द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आपसे पूछे गए हैं, तो कितने हैं? 2 2 4 3 7 2 9 1 10। यस, 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस जनाब, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 31 चेन शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोले तो E+, राइट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां पर होगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने वाली, राइट, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, E+ है ना, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ये वहीं पर अटैक कर देगा। बढ़िया है। अब आपको ये देखना है कि कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है। ये तो सिंपल सा बेंजीन है, ये टॉल्यून है, ये क्लोरोबेंजीन है एंड ये नाइट्रोबेंजीन है। तो आपको ये बताना है कि CH3 बेंजीन पर क्या प्रभाव डालेगा, क्लोरीन बेंजीन पर क्या प्रभाव डालेगा, एंड सेम एज NO2। तो जनाब CH3 के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, CH3 शोज +M एंड +I इफेक्ट। ये +M+I क्या होता है अभी बताते हैं। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन, या फिर आपको सारे पता होने चाहिए कि सारे हेलोजन क्या करते हैं। जो सारे हेलोजन करेंगे वही क्लोरीन करेगा। क्लोरीन में भी +M एंड -I होता है, बट -I डोमिनेट करता है, बट -I डोमिनेट, राइट। ओके, अब बारी है NO2 की। NO2 शोज -M एंड -I। अब ये +M+I क्या है, -M-I क्या है? +M+I बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, मतलब ये जो CH3 लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देगा, इसका क्या मतलब हुआ? +M+I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, दैट मीन्स इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ने वाली है तो जनाब बताइए इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन आसानी से होगा या कठिनाई से होगा? जनाब आसानी से होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। जहां कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने वाली है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल फटाक से अटैक कर देगा, जरा सा भी नहीं सोचेगा। ग्रेट। अब बारी है -M-I की। -M के केस में क्या होता है? ये जनाब होते हैं, शोज सही से लिख दिया जाए, यस, ये जनाब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले होते हैं। -M-I इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। तो जो आप यहाँ पर NO2 देख पा रहे हैं वो NO2 इलेक्ट्रॉन्स खींचने वाला है, इस बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाला है। दैट मीन्स इस बेंजीन पर निगेटिव चार्ज को कम कर देगा एंड पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो जनाब बताइए क्या यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर हम आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M+I इलेक्ट्रोफिलिक। हालांकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें रटने पर बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप शॉर्ट नोट में लिखना चाहते हैं तो जनाब लिख लीजिए, हालांकि कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M एंड +I ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I एंड -M ग्रुप, राइट। इस तरीके से बढ़िया है। अब जनाब देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो +M कौन सा है? CH3। तो निश्चित तौर पर B की रिएक्शन सबसे ज्यादा होने वाली है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें हम तो B यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जनाब किसकी बारी है? अब देखते हैं क्लोरीन एंड NO2 में फाइट बची हुई है। तो NO2 तो जनाब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, यानी कि बेंजीन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले थी उससे भी उसने कम कर दी है, कि उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। तो ये तो सबसे लास्ट में होने वाला। क्लोरीन क्या कर रहा है? ये दोनों काम करता है, +M-I। तो जनाब +M इलेक्ट्रॉन को देगा, -I इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बट -I डोमिनेट करता है, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, राइट। रिएक्टिविटी को कम करेगा बेंजीन से। बेंजीन पर जो है वो है, बट बेंजीन से थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट मीन्स इसकी रिएक्टिविटी कम होने वाली है। तो B के बाद बारी है जनाब A की, क्योंकि एटलीस्ट A में कोई कम तो नहीं कर रहा है। B के बाद A, उसके बाद C आने वाला है एंड लास्ट में D आने वाला है, राइट।
और सी डी में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब यहाँ पर प्लस एम है बट यहाँ पर माइनस एम है। माइनस एम बहुत पावरफुल है जनाब, राइट। तो बी ए सी डी करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। क्या ऐसा कोई ऑर्डर है? यस, ऑप्शन नंबर 4 आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसे समझ आ रहे हैं आपको, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बताना है जनाब। लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, एंड कमेंट तो करना ही करना है, उसके बिना वापस नहीं जाना है। आगे भी ऐसा क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 13 आपने हमारे साथ बैठकर कंप्लीट किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट। अगर आपको और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस की, तो जनाब यहाँ पर देखिए आपको प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी, क्लिक करिए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ मिलेगा, पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, प्रिंट आउट निकलवाइए एंड प्रैक्टिस करते जाइए। सब कुछ दिया जा रहा है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ करना है बैठ, सही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। Thank you.